अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाजेब खानजादा। पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में बाकायदा तौर पर चला गया है और अब हुकूमत को तवक्को है कि मुआशी इस्तेहकाम आएगा, सरमायाकारों का एतमाद बहाल होगा, साथ ही मजीद कर्जा भी मिलेगा। ये तवक्को की जा रही है कि IMF के बाद दीगर मालियाती इदारों से भी अरबों डॉलर्स का कर्ज मिलेगा। साथ ही IMF ने भी कहा है कि इस डील के बाद आलमी इदारों से इस प्रोग्राम के दौरान पाकिस्तान को 38 अरब डॉलर्स मिलेंगे। IMF ने कर्ज से मुतालिक मजीद तफसीलात जारी की हैं, जिसके मुताबिक पाकिस्तान सालाना 1500 से 2000 अरब रुपए टैक्सों की मद में आमदनी बढ़ाएगा। एक्सचेंज रेट मार्केट तय करेगी और स्टेट बैंक करेंसी की शराय तबादला में मुदाखलत नहीं करेगा। मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए महंगाई को काबू किया जाएगा। इसके अलावा IMF के मुताबिक पाकिस्तान में तवानाई के शोबे में इस्लाहात लाई जाएंगी और गर्दिशी कर्जों का खात्मा किया जाएगा। वाजिबात की वसूलियां यकीनी बनाई जाएंगी, जबकि गैस और बिजली की कीमतों में सियासी मुदाखलत नहीं की जाएगी। IMF ने मजीद कहा है कि करप्शन के खात्मे के लिए कार्रवाइयां की जाएं और इदारों को मजबूत करके उनमें शफाफियत लाई जाए। मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दों की माली मुआवनत को रोका जाए। IMF ने कहा है कि पाकिस्तान की मईशत को शदीद चैलेंजेस दरपेश हैं। नाकिस पॉलिसियों की वजह से मईशत कमजोर हुई, अंदरूनी और बैरूनी कर्जों में इजाफा हुआ। IMF के मुताबिक माजी में डॉलर की कीमत को मसनूई तौर पर कंट्रोल किया गया। पाकिस्तान में टैक्स की निज़ाम में कमजोरियां हैं, जबकि सरकारी इदारों में नाअहली के बाइस नुकसानात में इजाफा हो चुका है। हुकूमत को यकीन है कि IMF प्रोग्राम में जाने के बाद मईशत में डिसिप्लिन आएगा। इस प्रोग्राम की वजह से आलमी मालियाती इदारों का एतमाद बहाल होगा, मजीद कर्ज मिलेंगे। डॉलर की कीमत में भी कमी आ रही है। डॉलर जो गुज़िश्ता माह 164 रुपये तक पहुंच गया था, अब वो 156 रुपये के लेवल पर आ गया है। मईशत की सिमत दुरुस्त होती महसूस हो रही है। यहाँ से हुकूमत मईशत को स्टेबलाइजेशन और फिर ग्रोथ की तरफ ले जा सकती है, अगर यहाँ से पॉलिसियाँ ठीक हों। जो भी माजी की 10 माह की गलतियाँ थी, उसके बाद IMF के प्रोग्राम में जाने के बाद एक और मौका है। टैक्स एमनेस्टी स्कीम भी कामयाब हो गई है। मुशीर खजाना डॉक्टर हफीज शेख ने आज टैक्स एमनेस्टी स्कीम और IMF प्रोग्राम पर ब्रीफिंग दी और कहा कि इस स्कीम से 1,37,000 लोगों ने फायदा उठाया। उनमें से 1 लाख अफराद नॉन फाइलर थे, यानी अब वो टैक्स नेट में आ गए हैं। 1 लाख लोगों का इजाफा हो गया है जो इस एमनेस्टी स्कीम के जरिए टैक्स नेट में आए हैं और इस स्कीम से 3000 अरब रुपए लोगों ने डिक्लेयर किए हैं। नून लीग के दौर की हुकूमत की आखिरी टैक्स एमनेस्टी स्कीम को अब तक की कामयाब तरीन स्कीम करार दिया जाता रहा था, जिससे 84,000 अफराद ने फ़ायदा उठाया था। 2,500 अरब रुपए डिक्लेयर हुए थे, खजाने में 125 अरब रुपए जमा हुए थे। मगर इस बार 1,37,000 अफराद ने एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठाया। 1 लाख नए लोग टैक्स नेट में आए हैं, मगर अब भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो टैक्स दे सकते हैं, टैक्स चोरी करते हैं। इस हवाले से हुकूमत अब वाज़े कर चुकी है कि एक्शन होगा। बेनामी एक्ट फाल कर दिया गया है, बेनामी कमीशन बना दिया गया है और बेनामी इदारों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। टैक्स एमनेस्टी स्कीम हो गई, कामयाब हो गई। अब आगे हुकूमत क्या करेगी? 5,500 अरब रुपए का टैक्स टारगेट है। शबरदीदी साहब हमारे साथ मौजूद है। शबरदीदी साहब, बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर है आपने, आपकी टीम ने बड़ी मेहनत की, आप लोगों ने ट्रांसमिशंस की, लोगों से अपील भी की और ज़ाहिर है वज़ीर आज़म भी थे, आप हमाद साहब थे, वज़ीर ख़जाना थे, आप थे। आपकी तवक्कात के मुताबिक रिजल्ट है इस वक्त एमनेस्टी स्कीम का? देखिए, ये मेरे हिसाब से मेरी उम्मीदों से ज़्यादा नंबर है। मैं टारगेट कर रहा था तकरीबन, देखिए एक लास्ट ईयर एक एमनेस्टी आई थी, तो उसमें ऑलरेडी 83,000 आ चुके थे। तो पाकिस्तान में जनरली वही लोग होते हैं जो तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि तकरीबन 70-75 हज़ार के करीब आदमी आएंगे। ये तकरीबन जो मेरे पास लोग आए हैं वो तकरीबन 1,50,000 के करीब हैं। 1,37,000 ने तो ऑलरेडी फाइल कर दिया, तो ये मेरी उम्मीद से तकरीबन 50,000 ज़्यादा है। और ये भी आप याद रखें कि ये सिर्फ हमारे पास टेक्निकली 20 दिन थे। और आप पिछली एमनेस्टी को भी अगर याद करें तो पिछले एमनेस्टी में पहले महीने में कोई नहीं आया था, 1 महीना एक्सटेंशन देने के बाद आया था। हमने टेक्निकली कोई एक्सटेंशन नहीं दी है। वो 3 दिन भी एमनेस्टी दिया था कि वो क्यू लगा हुआ था और लास्ट डे बैंक हॉलीडे था। हमने कल क्लोज कर दिया था इसको शाम को, जिसको हमें क्लोज करना था। और तीसरी बात ये है कि हमने इसमें कैश को अलाउ नहीं किया था। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छी कामयाबी है, मेरी उम्मीद से बेहतर है। मतलब अब जाहिर है आप लोग आवाम से अपील भी करते रहे और आवाम को बताते भी रहे, डराते भी रहे कि उसके बाद कार्रवाई होगी। कार्रवाई शुरू भी हो गई है, तो क्या लाएमल होगा अब? जो लोग अपनी एमनेस्टी में नहीं डिक्लेयर किया, पाकिस्तान का टैक्स नेट बढ़े, डॉक्यूमेंटेशन हो, उसके लिए अब क्या लाएमल होगा आपका? देखिए, कार्रवाई ये होगी कि हमने तमाम लोग जो बिजली के कनेक्शन हैं 3,41,000, जो कमर्शियल कनेक्शन है 3,31,लाख,
प्रॉपर्टी जितनी भी डिफेंस में है, कराची डिफेंस में, लाहौर में जितनी प्रॉपर्टी है, उन सबको हमने डेटा रिसीव कर लिया है। उन सबको हम टैक्स फाइलिंग के नोटिस देंगे और टैक्स रिटर्न फाइल कराएंगे। हम टैक्स रिकवरी तो ऑटोमेटिकली आएगी। जब टैक्स रिटर्न फाइलिंग होगी तो रिकवरी खुद ब खुद आ जाएगी। पाकिस्तानी लॉ ये कहता है कि हर आदमी जिसके पास 500 गज का मकान है उसको रिटर्न फाइल करना है। पाकिस्तान में अक्सरियत 500 गज मकान वाली रिटर्न फाइल नहीं करती। जिसके पास 1000 सीसी की गाड़ी को रिटर्न फाइल करना है वो रिटर्न फाइल नहीं करते। आपको हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो कंप्लायंस एंड रेट ऑफ द लॉ को एस्टेब्लिश करना है। टैक्स उसका कॉन्सिक्वेंस है, वो खुद ब खुद होगा। जब जो 1000 जिसके पास मकान जिसके पास है, चाहे उसकी इनकम है या नहीं है, सेक्शन 114 कहता है कि रिटर्न फाइल करना है। हमें वो चीज़ कंप्लाई करनी है, उसकी तरफ जाना है। हमने पाकिस्तान में रेट ऑफ टैक्सेशन को ख़त्म किया था कानूनी तौर पे, उसको हमें बहाल करना है। ये बुनियादी मकसद है हमारे टैक्स के पूरे निज़ाम का, जिस तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं और उसी से हमारा रेवेन्यू आना है। अगर हम रेवेन्यू टैक्स के रेट बढ़ा के रिसीव करेंगे तो वो एक गलत तरीका होगा और किसी महज़ब माशरे में वो सही तरीका नहीं होता। साहब, अब जब आप आगे बढ़ेंगे तो एक मसला सियासी भी है और इमरान खान साहब के बारे में, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बारे में ये तासुर रहा है जो मजीद मजबूत होता जा रहा है कि अगर आप उनके करीब हैं, आप उनकी साइड पर हैं, तो फिर बेशक अदालतों ने आपके खिलाफ फैसले दिए हों, करप्शन के आप पर इल्ज़ामात हों, मनी लॉन्ड्रिंग के आप पर इल्ज़ामात हों, आपकी बेनामी प्रॉपर्टीज़ हों, वो आपको कुछ नहीं कहेंगे। मगर आप अगर उनके ऑपोजिट कैंप में हैं तो फिर कार्रवाई भी होगी। और मगर आपके शबरदीन साहब अपनी एक क्रेडिबिलिटी है, आप कॉर्पोरेट सेक्टर से हैं, अपनी एक क्रेडिबिलिटी रखते हैं, तो ये तासुर आपके होते पैदा हो कि जी जो कार्रवाई हो रही है वो अपोजिशन के खिलाफ ही हो रही है। कल भी बेनामी के हवाले से जो हुई, और होनी चाहिए अगर किसी की बेनामी है, मगर वो हुकूमत के खिलाफ भी हो। ऐसा ना हो कि जो इमरान खान साहब के साथ है उसके खिलाफ कुछ ना हो रहा हो, तो आपकी क्रेडिबिलिटी भी दाव पर होगी इस हवाले से। नहीं, देखिए बेनामी के सिलसिले में जो मैं थोड़ा आपको क्लैरिफाई करता हूँ, जो एमनेस्टी थी वो कल तक थी, तो जो पॉलिटिकल लोग हैं उनके पास एमनेस्टी का राइट ही नहीं है, तो इसलिए उनके खिलाफ तो बेनामी की कार्रवाई हमने शुरू कर दी थी। मगर जो लोग नॉन पॉलिटिकल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हमने इसलिए नहीं की थी क्योंकि हमारे पास एमनेस्टी की 3 तारीख की डेट चल रही थी। अब इंशाल्लाह ताला आपको नजर आएगा कि हम एमनेस्टी की जो बेनामी प्रॉपर्टी की जो कार्रवाई है वो हर एक अक्रॉस द बोर्ड करेंगे जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल थी रिपोर्टों में। लेकिन इस दोनों में फर्क ये कि ये ऑलरेडी एक जगह मौजूद थी। और मैं ये बता दूं, हमने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, हमने सिर्फ प्रॉपर्टी अटैच की है। अभी उनके पास राइट है, अगर वो साबित कर दें कि ये उनकी प्रॉपर्टी नहीं है तो ये प्रॉपर्टी अभी पूरा प्रोसेस गुजरेगा, कानूनी इसका तरीका है। अगर कोई शख्स साबित कर दे उसकी प्रॉपर्टी ये बेनामी नहीं है तो वो उसको वापस मिल जाएगी। ये कन्फिस्केट नहीं हुई है, ये सिर्फ अटैच हुई है सब। मतलब और क्योंकि अपोजिशन अब नाम लेती है हुकूमती वुज़रा का जिनकी बेनामी ट्रांजैक्शंस की बात करती है, अरकान असेंबली जो तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके इत्तेहादी हैं, उनके भी आप देखेंगे कुछ अनडिक्लेयर्ड तो नहीं है, बेनामी तो नहीं है, या सिर्फ अपोजिशन पर फोकस होगा? यस, बिल्कुल। तो सारा हमारे सामने है, जो आता जाएगा हम उसको खर्च करते जाएंगे। तो और दूसरी बात मैं क्लैरिफाई कर दूं कि जो बेनामी अथॉरिटी है वो टेक्निकली एफबीआर के पास सिर्फ इनिशिएटिंग पावर है, बाकी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है। उसमें जो अफसरान, जो चेयरमैन है वो हमारे अफसर नहीं है, वो एक इंडिपेंडेंट अफसर हैं। और तीनों मेंबरान जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के हैं वो हमारे अफसर, वो हमारे एफबीआर के अंडर जुरिडिक्शन नहीं आते। वो अपनी इंडिपेंडेंट फोर्स में ऑपरेट करते हैं, उनका इंडिपेंडेंट नोटिफिकेशन है, इंडिपेंडेंट लॉ में वर्क करते हैं। एफबीआर का काम सिर्फ इनिशिएशन करना है, एफबीआर का काम करना प्रॉपर्टी कन्फिस्केट करना नहीं है। ये गलत इंप्रेशन है कि एफबीआर का कोई ताल्लुक बेनामी लॉ के साथ उस तरह है जिस तरह दिखाया जा रहा है। एफबीआर सिर्फ इनिशिएटिंग अथॉरिटी है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इंडिपेंडेंट है। बहुत शुक्रिया शबरदीद साहब हमारे साथ मौजूद। बिहार मेहनत कर रहे हैं, मुआशी टीम इस वक्त फोकस नज़र आ रही है और उम्मीद करते हैं कि वो कामयाब भी हों। एमनेस्टी स्कीम कामयाब हो गई है जिसमें ज़ाहिर वज़ीर आज़म की अपनी अपील्स थी, उन्होंने बड़ी मेहनत की, ट्रांसमिशंस की, हमाद अज़हर हो, वज़ीर ख़जाना हो, उन सब ने बड़ी मेहनत की तो कामयाब हुई। और उम्मीद करते हैं IMF के प्रोग्राम में जाने के बाद मईशत की सिमत भी दुरुस्त होगी और स्टेबलाइजेशन की तरफ भी पाकिस्तान जाएगा। हुकूमत और ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जहां मुआशी खराबियों का इल्ज़ाम माजी की हुकूमतों पर लगाते हैं, वहीं हुकूमत माजी की हुकूमतों के अच्छे कामों का क्रेडिट खुद ले लेती है। और इमरान खान साहब बार बार इस बात का मुजाहरा करते रहे हैं। बारहा मिसालें नज़र आती हैं कि बार बार कह देते हैं कि पहली दफ़ा हमारी हुकूमत में हुआ है, बहुत पहले हो चुका होता है। और अब बिजली की लोड शेडिंग के खात्मे का भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान क्रेडिट ले रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ट्वीट्स करते हैं, वज़ीर बिजली को मुबारकबाद देते हैं, वज़ीर बिजली भी इसका क्रेडिट लेते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दावे किस हद तक दुरुस्त हैं इसका जायजा लेते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज़ ट्वीट किया
कि वजीर वजारत तमन्नाई को मेरी जानिब से मुबारकबाद। कौमी ग्रिड में 22,550 मेगावाट बिजली की शमूलियत के साथ 2 जुलाई को हम तरसील की बुलंद तरीन सतह तक पहुंच गए और पूरा निज़ाम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिला रुकावट फ़ाल है। गुज़िश्ता मौसम गर्मा की तरसील की बुलंद तरीन सतह से ये मिकदार तकरीबन 3000 मेगावाट ज़्यादा है। इमरान खान साहब ने मजीद लिखा कि वादे के मुताबिक हमारी हुकूमत गैस चोरी का भी भरपूर ताक़ुब कर रही है। अप्रैल से जारी मुहिम के नतीजे में अब तक की निशानदेही के बाद 18,000 गैर कानूनी कनेक्शंस काटे जा चुके हैं, जिनकी मालियत 2.3 अरब रुपए से भी ज़्यादा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मजीद ट्वीट किया कि बेहतरीन कारकर्दगी पर वज़ारत तमन्नाई को मेरा खिराज तहसीन। उन्होंने 8 माह में यानी अक्टूबर 2018 से मई 2019 तक पिछले साल की इसी अरसे के मुकाबले में 106 अरब रुपए की इजाफी आमदनी हासिल की, जिसका 75% चोरी के खिलाफ मुहिम का नतीजा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत कारकर्दगी दिखा रही है। इसके अलावा कल वजीर बिजली उमर अयूब ने ट्वीट किया कि 8 महीनों में 106 अरब रुपए का इजाफी रेवेन्यू, पिछले साल की निस्बत पावर डिवीजन का एक और रिकॉर्ड, जिसमें 75% सिर्फ चोरी के खिलाफ मुहिम से मुमकिन हुआ। उमर अयूब ने लिखा कि लाइन लॉसेस भी कम होकर कम तरीन सतह यानी 15.96% पर आ गए हैं और नादहिंदगान से वसूलियाँ तेज़ गर्दिश कर्जे में बढ़ोतरी कम कर रही हैं। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान रमज़ान में भी वज़ीर बिजली की तारीफ़ें कर चुके हैं। अब क्या ये वाकई इस हुकूमत का क्रेडिट है? हक़ाइक़ का जायज़ा लेते हैं। सबसे पहले रेवेन्यू में इजाफे के दावे का जायज़ा लेते हैं। दावा किया गया कि 8 माह में 106 अरब रुपए का इजाफी रेवेन्यू जमा किया गया, जो कि एक रिकॉर्ड है। अब इजाफी रेवेन्यू जमा होना ही था, रिकॉर्ड होना ही था, क्योंकि हुकूमत ने कीमतें बढ़ाई हैं। जब माजी में सबसे बुलंद तरीन सतह पर अगर बिजली की कीमतें हैं तो रेवेन्यू भी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर ही होना था। मगर फिर यह दावा किया गया कि इस रेवेन्यू का 75% हिस्सा बिजली चोरी को रोक कर जमा किया गया। अगर ये दावा दुरुस्त है तो बिजली की कीमत में इजाफे से मिलने वाला पैसा कहाँ है? क्योंकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने गुज़िश्ता साल बिजली की फी यूनिट कीमत में 1 रुपये 27 पैसे का इजाफा किया था। इस इजाफी कीमत से हासिल होने वाला रेवेन्यू कहाँ है? इतना बड़ा इजाफा 106 अरब रुपए में से अगर सिर्फ 25% यानी 26 अरब रुपए है और बाकी 80 अरब रुपए चोरी रोक कर किया गया है, तो इसका ब्रेकअप कहाँ है? किस तरीके से इस बात को जस्टिफाई करेंगे वजीर बिजली? ये नहीं बताया गया। साथ ही बिजली की कीमत में 1 जुलाई से 1 रुपये 50 पैसे का मजीद इजाफा हो रहा है, तो क्या आइंदा मजीद क्रेडिट लिया जाएगा कि तारीख का बेहतरीन रेवेन्यू हमने इकट्ठा किया है? क्योंकि जितनी बिजली की कीमत बढ़ती जाएगी रेवेन्यू तो उतना बढ़ता ही जाएगा। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि गुज़िश्ता गर्मियों के मुकाबले में 3000 मेगावाट इजाफी बिजली से 2 जुलाई को 22,550 मेगावाट बिजली की फराहमी का रिकॉर्ड सतह हासिल किया गया है, जो आज से पहले नहीं किया गया। अब ये दावा भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि अगर अभी 3000 मेगावाट ज़्यादा है तो पिछले साल तो फिर 19,500 मेगावाट होनी चाहिए, जो कि बुलंद तरीन सतह होगी। क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं कि 3000 मेगावाट पिछले साल से ज़्यादा है, मगर गुज़िश्ता साल जून में ही बिजली की पैदावार 22,700 मेगावाट थी। यानी कि वज़ीर-ए-आज़म 22,500 को रिकॉर्ड कह रहे हैं और पिछले साल से 3000 मेगावाट ज़्यादा कह रहे हैं, मगर पिछले साल ही खुद पावर मिनिस्ट्री के डेटा के मुताबिक 22,700 मेगावाट का रिकॉर्ड कायम हुआ था। और वैसे भी 11 माह में कोई बिजली का कारखाना नहीं लग सकता, फिर भी वज़ीर-ए-आज़म 3000 मेगावाट बढ़ाने का क्रेडिट ले रहे हैं। 2 माह पहले द न्यूज़ में खालिद मुस्तफ़ा की खबर शाया हुई, जिसमें पेप्को के साबिक मैनेजिंग डायरेक्टर ताहिर बिशारत चीमा ने बिजली की पैदावार और ट्रांसमिशन लाइन के प्रोजेक्ट से मुतालिक नून लीग की हुकूमत को क्रेडिट दिया था। ताहिर बिशारत के मुताबिक ट्रांसमिशन लाइन्स की अपग्रेडेशन के प्रोजेक्ट, जिसमें रवाज, चारसदा और दीगर ग्रिड स्टेशन शामिल हैं, वो नून लीग की हुकूमत में शुरू हुए और अब मुकम्मल हुए हैं, जिसकी वजह से बिजली की बंदिश कम हुई है। ताहिर बिशारत के मुताबिक इसमें कोई शक नहीं कि नून लीग की हुकूमत ने पावर जनरेशन पर अपनी तवज्जो मरकूज रखी और इस दौरान सिस्टम में 11,000 मेगावाट का इजाफा किया गया। लेकिन ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन से मुतालिक नून लीग ने गुज़िश्ता साल से प्रोजेक्ट लगाना शुरू किए। हमने 24 अक्टूबर 2018 को अपने प्रोग्राम में वज़ीर बिजली उमर अयूब से बात की। अब इस बात को तकरीबन 7 माह हो गए हैं। पहले तहरीक इंसाफ ने यह एतराज़ उठाया, उन्होंने यह एतराज़ उठाया कि बिजली की जो पैदावार हुई, जो नून लीग के दौर में हुई, वो बहुत महंगी थी और उन्होंने डिमांड से ज़्यादा बिजली पैदा कर दी। आज वज़ीर-ए-आज़म इस बात का क्रेडिट ले रहे हैं कि तारीख की बुलंद तरीन सतह पर बिजली की पैदावार है, मगर तहरीक इंसाफ ने हुकूमत में आके इस बात पर एतराज़ किया कि नून लीग ने इतनी बिजली पैदा कर दी जिसकी ज़रूरत नहीं थी, इसलिए कैपेसिटी चार्जेस देने पड़ रहे हैं। हमने उस वक्त उनसे ये सवाल किया कि सर्दियां हैं, जैसे ही गर्मी आएंगी तो आपको इस बिजली की ज़रूरत पड़ेगी, अगर बिजली के कैपेसिटी चार्जेस देने पड़ रहे हैं तो गर्मियों में वरना लोड शेडिंग होगी। मगर उन्होंने फिर भी नून लीग पर इल्ज़ाम लगाया। साथ ही तहरीक इंसाफ की तरफ से जैसे इक़्तिदार में आए पहले ये मौक़िफ़ रहा कि नून लीग गलत बात करती है, उन्होंने बिजली के कारखाने नहीं लगाए, बिजली की पैदावार नहीं की। फिर ये कहा कि बिजली के कारखाने लगाए मगर उसमें शदीद करप्शन की। फिर कहा कि महंगी बिजली पैदा की और 9 माह बाद ही लोड शेडिंग ना होने का हुकूमत क्रेडिट ले रही है। हमारी उमर अयूब साहब से क्या बात करती?
19,500 में आपने कहा कि डिप्रिसिएशन कॉस्ट होती है, इसके अलावा जो दूसरी कॉस्ट एसोसिएटेड होती हैं, फिर फिक्स चार्जेस देने पड़ते हैं, तो वो उन्होंने लगाए जिसकी वजह से पे करने पड़ रहे हैं, आप ये कह रहे हैं। अब 11,000 मेगावाट उनका दावा है, उन्होंने लगाया, आप होते तो आपको भी लगानी पड़ती, तो बिजली की शॉर्टेज तो थी ना पाकिस्तान में, तो आप लगाते तो डिप्रिसिएशन कॉस्ट आपको भी देनी पड़ती, एडिशनल फाइनेंशियल चार्जेस आपको भी देने पड़ते। आप क्या अलग लगाते, जबकि आपके जो एग्जिस्टिंग पावर प्लांट्स थे जो कि फर्नेस ऑयल पर चलते थे, वो 26 से 35% की कैपेसिटी पर चल रहे थे, बंद हैं, तो ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि वो इस्तेमाल हो रहे हों और LNG और कोल चल रहा है। आप क्या करते? 1300 मेगावाट का जो हब पावर आ रहा है वो आप डील ना करते, 3600 मेगावाट के LNG प्लांट्स आप ना लगाते, जामशोरो का जो 660 मेगावाट आ रहा है आप ना लगाते, बिन कासिम का 1320 मेगावाट ना लगाते, साहिवाल का 1320 मेगावाट लोकेशन पर आपको एतराज़ है ना लगाते, कुछ और करते, तो वो क्या करते आप? क्योंकि कैपेसिटी तो पाकिस्तान को चाहिए थी ना, उसमें डिप्रिसिएशन तो होती, आप क्या करते? हम लोग सबसे पहले ये करते कि उसकी लोकेशनल जो जहां पे उन्होंने लोकेशंस लगाई हैं वो जरा बेहतर सेलेक्ट करते, खासकर कोल के हवाले से कि कोल जो है इस वक्त ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उसकी देखें, कहां कराची कहां साहिवाल, वो सारी कोल ऊपर जा रही है, अप कंट्री जा रही है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ रही है, कौन उसका खमियाजा बिल्ड दे रहा है, वो आपके उस टैरिफ स्ट्रक्चर में ही जा रहा है। उसके साथ साथ फिर आपके यहाँ LNG प्लांट्स हैं उसकी भी लोकेशन हम लोग बेहतर करते। तीसरी चीज ये है कि हम लोग ये साथों साथ करते कि आप ट्रांसमिशन लाइंस भी और डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस भी हम लोग लगाते। ये सारी चीजें आप नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम ही आप अपने मतलब हुकूमतों को छोड़ें, आप मुल्क के लिए बना रहे हैं ये प्रॉब्लम्स। इस वक्त क्या हो रहा है, इस वक्त यही प्रॉब्लम हो रही है। आप ये देखें कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में भी जो मगर इन्होंने बहुत सारे प्लांट्स नॉर्थ में है ना जिनको LNG पर कन्वर्ट किया, वो सारे साउथ में तो नहीं आ सकते थे। अगर नंदीपुर लग गया था और मुशर्रफ के दौर में उसको लगाया जाना था और उसके बाद वो हुआ, वो कन्वर्ट हुआ, मुजफ्फरगढ़ के प्लांट्स कन्वर्ट हुए, फोर सिस्टर लाहौर प्लांट्स उनका दावा है कि हमने किया। तो ये मुख्तलिफ प्लांट्स हैं जिनको उन्होंने LNG पर कन्वर्ट किया, तो पाइपलाइन तो बिछाई जानी थी, LNG तो ट्रांसमिट होनी थी। कौन से ऐसे LNG बेस्ड प्लांट्स हैं जो आप ना लगाते और उससे पैसे बचा लेते कहीं और लगा के? आप मुख्तलिफ प्लांट्स देख लें, हम लोग मतलब हम लोग या पाइपलाइंस हम लोग ऊपर लेके जा रहे हैं, हम लोग कम से कम नीचे की तरफ साउथ ऑफ द कंट्री की तरफ लोकेशनल देखते, बेहतर ट्रांसमिशन लाइंस के साथ उसको करते। कई जगह जो है वहां पे ट्रांसमिशन लाइंस दूर हैं प्लांट से, ये इशू आता है। और ये लोकेशन सिलेक्शन में जो इन्होंने गलतियां की हैं वो अभी सामने आ रही हैं। यानी लोकेशन सिलेक्शन ही एक प्रॉब्लम है, क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने बड़े बड़े इल्जाम लगाए कि दुनिया की महंगी तरीन बिजली पैदा कर रहे हैं। शाहिद खकान अब्बासी साहब ने कहा कि दुनिया की सस्ती तरीन बिजली पैदा कर रहे हैं, $2 अरब LNG से बचा रहे हैं, $1.2 अरब कोल बेस्ड प्लांट से बचा रहे हैं। सिर्फ लोकेशन ही प्रॉब्लम है। कम से कम ये कह सकते हैं कि बिजली पैदा कर गई है नून लीग, अच्छी सस्ती बिजली पैदा हो गई है। LNG बेस्ड और कोल बेस्ड प्लांट्स, लोकेशन पर आपको एतराज़ हो सकता है। नाउ प्रॉब्लम यह है कि उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन में इन्वेस्टमेंट नहीं की, बिल्कुल उनका फेलियर है, उनकी जिम्मेदारी थी। अब आप वो करेंगे और जब डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन में आप अच्छी इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, चोरी रोक देंगे, लॉसेस कम कर देंगे, तो कंज्यूमर को इन्हीं प्लांट से सस्ती बिजली मुहैया हो रही होगी। ये अब आपका प्लान है। वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट, हम लोग अपने जो बिजली के तरसील का निज़ाम है उस पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हम लोग टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल करेंगे, हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स भी इस्तेमाल करेंगे, हम लोग अपने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का रिफॉर्म भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और जो बिजली की कॉस्ट है उसको जितना हो सके मुनासिब दाम पे लाने की उसकी भी कोशिश करेंगे। और मगर बिजली की कीमत में इजाफा ही हुआ है। चोरी में तहरीक इंसाफ ने कमी ज़रूर की है और एक्शन लिया है, मगर पहले नून लीग को कहते थे उन्होंने बिजली पैदा नहीं की, झूठ बोलते हैं, फिर कहा महंगी पैदा की, फिर कहा करप्शन करके पैदा की। मगर अब उस सारी बिजली का क्रेडिट खुद वज़ीर आज़म इमरान खान ले रहे होते हैं, 3000 मेगावाट बढ़ाने का क्रेडिट ले रहे होते हैं। और पहले LNG के प्लांट्स पर शदीद तनकीद की, करप्शन का इल्ज़ाम लगाया। अब जो चीज़ प्राइवेटाइज होने जा रही है उसमें वो 2 LNG प्लांट्स ही हैं जो नून लीग ने लगाए थे और हुकूमत की प्राइवेटाइजेशन लिस्ट पर है। तहरीक के इंसाफ क्रेडिट लेती रहती है, जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है इस क्रेडिट लेने का मसला रहा है, हर काम में क्रेडिट लेने की कोशिश और ये बताने की कोशिश कि सबसे पहले ये काम तहरीक इंसाफ ने किया है, इससे पहले किसी को ख्याल नहीं आया। गुज़िश्ता रोज़ भी वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने माजी की हुकूमतों के काम का क्रेडिट लेने की कोशिश की। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि थाई एयरवेज 16 जुलाई से अपना ऑपरेशन शुरू कर देगी, 1 हफ्ते में लाहौर से बैंकॉक तक 4 फ्लाइट्स शुरू कर रही है। #नया पाकिस्तान।
वफाकी वजीर का यह दावा गलत साबित हुआ। सोशल मीडिया पर भी अवाम ने वफाकी वजीर को बताया कि थाई एयरवेज तो पहले से ही लाहौर से बैंकॉक जाती रही है, कराची से जाती है, मगर फरवरी में पाक भारत कशीदगी के बाद फ़िज़ाई हुदूद बंद होने की वजह से उसने अपना ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया था। आपकी हुकूमत में ही अब दोबारा से शुरू कर रही है, तो इसमें नया क्या है, इसमें नए पाकिस्तान से क्या ताल्लुक है? अब ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी एक्सॉन मोबिल, कार बनाने वाली कंपनी और फिर पेप्सी कोला और कोका कोला की नई सरमायाकारी का दावा किया गया और कहा गया कि ये सब कुछ पहली बार हो रहा है। ये सब भी माजी में हो चुका था और नून लीग के दौर से ही ये सारी इन्वेस्टमेंट होना शुरू हो गई थी, मगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने क्रेडिट लिया, एक्सॉन मोबिल का क्रेडिट लेते रहे कि वो ऑफशोर पाकिस्तान में ड्रिलिंग कर रही है, पहली दफ़ा हो रहा है, और वज़ीर आज़म मुसलसल क्रेडिट लेते रहे, आवाम से दुआओं की अपील करते रहे। फिर जब तेल नहीं निकला तो क्रेडिट लेना ख़त्म किया, वरना मुसलसल ये सिलसिला जारी रहा। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी को आज 3 दिन हो गए हैं। उन पर मंशियात रखने का इल्ज़ाम आयद किया गया है, लेकिन नून लीग और राना सनाउल्लाह की अहलिया ने इन इल्ज़ामात की तरदीद की है और इसे सियासी इंतकाम करार दिया जा रहा है। आज राना सनाउल्लाह की अहलिया ने राना सनाउल्लाह से जेल में मुलाकात की, जिसके बाद मीडिया से गुफ्तगू में नबीला सना का कहना था कि राना सनाउल्लाह की हालत ख़राब है और अगर उन्हें कुछ हुआ तो जिम्मेदार इमरान खान होंगे। उन्होंने कल ये बात हमारे शो में भी की थी, उस वक्त वो पूरे एतमाद थी, उनके हिसाब मजबूत नज़र आ रहे थे, लेकिन आज मुलाकात के बाद वो परेशान और जज्बाती नजर आए। साहब की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, वो इतने वीक, उनसे बोला भी नहीं जा रहा था और उनको 2 बंदे पकड़ के अंदर लेके आ रहे थे और ना उनसे बात हो रही थी, ना उनसे, उनको 3 दिन, ये आज तीसरा दिन है, आज वो कह रहे हैं कि मुझे आज एक स्लाइस दिया है। 2 दिन से उनको कोई चीज़ खाने को नहीं दी और एक नीचे चादर बिछाई हुई है और कमरा ऐसे है जैसे उन्होंने कहते हैं साइडों पे ओवन चल रहा है उसके अंदर। मैं बहुत बहादुर हूँ, मैं बहुत हौसले वाली हूँ, लेकिन जब अपने उनकी हालत इस तरह की देखी है, आप लोग मुझे 2 दिन से 3 दिन से मिल रहे हो, लेकिन मैं इतनी कमज़ोर नहीं हो सकी जितना उनको पकड़ के लाए और पकड़ के लेके गए। वो बंदा इतना कमज़ोर नहीं है, लेकिन अब भी मुझे यही कहा है कि तुमने हौसले में रहना है और बच्चों को हौसले में रखना है। ज़िंदगी है तो सब कुछ है, अगर अल्लाह मियाँ को कुछ और मंजूर है तो मैं इमरान खान, मैं सबके सामने मैं FIR तुम्हारे नाम कटवाऊँगी और तुम्हें मैं ज़िंदगी में कोई ऐसी जगह तुझे छोड़ूंगी नहीं मुँह देने के लिए। राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी से मुताल्लिक आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का बयान भी सामने आया है। पार्टी तर्जुमानों और रहनुमाओं की इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी से हुकूमत का कोई लेना देना नहीं है, इंतकाम की सियासत तहरीक इंसाफ का नज़रिया ही नहीं है। पाकिस्तान में अब इदारे और अदालतें आज़ाद हैं, जिन लोगों पर मुकदमात हैं अदालतों में सफाई दें। हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाकर अपोजिशन अपने जराइम से तवज्जो हटाना चाहती है। गुज़िश्ता 3 दिनों के दौरान राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी से मुताल्लिक FIR के अलावा एंटी नारकोटिक्स फोर्स की तरफ से कोई तफसीलात सामने नहीं आई, मगर आज हुकूमत और ANF का मौक़िफ़ सामने आ गया है, लेकिन इसने सवालों के जवाब मिलने के बजाय मजीद सवालात उठा दिए हैं। आज वज़ीर मुमलिकत बराए नारकोटिक्स कंट्रोल शहरियार आफरीदी ने डायरेक्टर जनरल ANF मेजर जनरल आरिफ मलिक के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की और राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी से मुताल्लिक तफसीलात बताई। राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी और मंशियात के हमरा वीडियो या तस्वीर के सवाल पर शहरियार आफरीदी का कहना था कि तमाम सबूत मौजूद हैं, लेकिन गवाहों के तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र उन्हें सामने नहीं लाया जा रहा है, जबकि DG ANF का कहना था कि कार्रवाई के वक्त जंगी माहौल था, ऐसे सूरत हाल में तस्वीर या वीडियो नहीं बनाई जा सकती। एक गरीब आदमी या छोटा पैदला पकड़ा जाता है जिससे चंद 100 ग्राम पकड़ी जाती है, उसकी तस्वीरें बना के बाकायदा पब्लिश करवाई जाती है, तो क्या ये ज्यादती नहीं है उन छोटे लोगों के साथ? क्या की तस्वीरें अगर कोई है तो पेश क्यों नहीं की गई? देखें, आपको मैं बार बार बता चुका हूँ कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ विटनेसेस हैं, जहाँ सबूत हैं A to Z तमाम सबूत जो हैं वो इंशाल्लाह कोर्ट ऑफ लॉ में पेश किए जाएंगे। सबूत क्या है मिस्टर आपने बता दी है, लेकिन हमारी जो परसेप्शन है ना, ये एक कहानी है हमारे दिल में कि जब इस तरह का एक्शन होगा, कैमरे ऑन हो जाएंगे, फिल्म बननी शुरू हो जाएगी। प्लीज़ गिव अंडरस्टैंड इट, ये कोई फिल्म नहीं बन रही है जहाँ पे हम कैमरे लेकर खड़े हो जाएं, देर प्रूफ, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता कि हम कहीं पीछे हट जाएं जी, रीटेक करें, दोबारा फिल्म बन रही है। ये फिल्म नहीं है, इट्स अ लाइफ सिचुएशन, इट इज़ अ वॉर सिचुएशन जहाँ पे उनके गार्ड हैं, हमारे लोग हैं। हाउ इज इट पॉसिबल इन वॉर समवेयर इन वॉर आप कहीं ठहर जाए जरा दोबारा रीटेक कर रहे हैं? एनीवन खालिद तारिक कासिम प्लीज़ जी ब्रीफ केस दोबारा पकड़िए, मैंने फिल्म बनानी है, आप जरा बैठ जाए, मैंने फिल्म बनानी है। इट्स अ वॉर सिचुएशन, हज़ारों लोग वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, गार्ड्स हैं, दुनिया खड़ी है, अंडरस्टैंड है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल कि जी आप एकदम वो
राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के बाद से मुसलसल ये सवाल उठ रहा है कि उनकी गिरफ्तारी और मंशियात के हमरा पकड़े जाने की कोई तस्वीर या वीडियो क्यों सामने नहीं लाई गई है। गिरफ्तारी के अमल की नहीं बल्कि पकड़े जाने के बाद मुलजिम और मंशियात की तस्वीर या वीडियो, क्योंकि एएनएफ का ये मामूल रहा है कि बरामदगी के वक्त छोटे से छोटे मुलजिम की मंशियात के साथ तस्वीर बनाकर मीडिया से शेयर की जाती है। लेकिन राना सनाउल्लाह के केस में ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई है और डीजी एएनएफ का मौक़िफ़ है कि जंगी सूरत हाल में ऐसा करना मुमकिन नहीं होता। शहरयार आफरीदी ने राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी से मुताल्लिक भी तफसीलात बताई। उनका कहना था कि उनकी 3 हफ्तों से निगरानी हो रही थी, 3 बार उन्हें पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन गाड़ी में ख़वातीन की मौजूदगी की वजह से, अगर 3 दफ़ा पकड़ने की कोशिश की गई लेकिन गाड़ी में ख़वातीन की मौजूदगी की वजह से इखलाकी इक़दार के पेश नज़र ऐसा नहीं किया गया। फैसलाबाद में अरेस्ट हुआ, अरेस्ट के बाद क्रेडिट अल्लाह के बाद एएनएफ की प्रोफेशनल फोर्स को, जन साहब और उनकी टीम को जाता है। अरेस्ट होने के बाद हमें लीड्स पे आगे काम करते करते तकरीबन 3 हफ्ते राना सनाउल्लाह साहब की गाड़ी को, राना सनाउल्लाह साहब की मूवमेंट्स को हर लेवल पर ऑब्जर्व किया गया, गेज किया, उसकी फुटेजेस, तमाम तर चीज़ें हमारे पास मौजूद है। 3 दफ़ा उनके साथ फैमिली मेंबर्स थे, फीमेल, नहीं रोका गया। सलाम है इन पूरी इनकी फोर्स को, फैमिली और हमारे नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ को सामने रखे कि फीमेल है, नहीं अभी हाथ डालना। अब ये अहम बात है कि शहरयार आफरीदी के दावे के मुताबिक राना सनाउल्लाह को 3 बार पकड़ने की कोशिश हुई, लेकिन गाड़ी में ख़वातीन की मौजूदगी की वजह से ऐसा नहीं किया गया क्योंकि हमारी इखलाकी इक़दार का एएनएफ ने ख्याल रखा। शहरयार आफरीदी साहब भी बता सकते हैं कि कौन सी इखलाकी इक़दार हैं जो एक गाड़ी में मंशियात ले जाने की इजाज़त देती हैं। अगर उसमें ख़वातीन मौजूद हों, वही बता सकते हैं कि 3 दफ़ा टिप होने के बावजूद अगर राना सनाउल्लाह को ख़वातीन की वजह से हमारे मुआशरे के इखलाकी इक़दार का ख्याल रखते हुए नहीं रोका गया, तो क्या राना सनाउल्लाह 3 दफ़ा ख़वातीन की मौजूदगी का फ़ायदा उठाकर टिप के मुताबिक कितने करोड़ों की, कितने किलोग्राम हेरोइन स्मगल करने में कामयाब हुए? क्या एएनएफ को उसका जवाबदेह होना चाहिए या इस बात पर वज़ीर साहब से उन्हें शाबाशी मिलनी चाहिए? या फिर शहरयार आफरीदी साहब ये कह रहे हैं कि राना सनाउल्लाह साहब ये बैग और इसमें 15 किलो हेरोइन लेकर 3 हफ्ते से घूम रहे थे, 3 दफ़ा ख़वातीन की मौजूदगी की वजह से इखलाकी इक़दार का ख्याल रखते हुए एएनएफ ने उन्हें नहीं पकड़ा, और जैसे ही वो बगैर ख़वातीन के नज़र आए तो उसी बैग और उसी हेरोइन के हमरा उनको एएनएफ ने पकड़ लिया। इसलिए एएनएफ शाबाशी की मुस्तहिक। अब अहम बात यह है कि ना तो कोई इखलाकी इक़दार और ना ही कोई ऐसी कानूनी रुकावट है कि मंशियात की स्मगलिंग में मुलव्विस किसी शख्स के खिलाफ सिर्फ इसलिए कार्रवाई ना की जाए क्योंकि उस गाड़ी में ख़वातीन मौजूद है। माजी में तो सानह साहिवाल समेत ऐसी कार्रवाइयाँ की गई हैं जिसमें ख़वातीन मौजूद थी, कार्रवाई के दौरान वो जान से भी चली गई, बाद में बेगुनाह भी साबित हो गई। जबकि दूसरी तरफ शहरयार आफरीदी साहब के दावे के बरक्स राना सनाउल्लाह के खिलाफ FIR में भी ऐसी कोई बात शामिल नहीं है कि उनकी निगरानी की जा रही थी, ख़वातीन की वजह से कार्रवाई नहीं की गई, 3 दफ़ा उन्हें पकड़ने के लिए टिप मौजूद थी मगर ख़वातीन की मौजूदगी की वजह से नहीं पकड़ा गया, ऐसा कुछ FIR में भी नहीं। आज मीडिया से गुफ्तगू में डीजी एएनएफ ने राना सनाउल्लाह के जिस्मानी रिमांड ना लेने की भी वजाहत की। उनका कहना था कि एएनएफ के पास राना सनाउल्लाह के खिलाफ तमाम सबूत मौजूद थे, इसलिए जिस्मानी रिमांड नहीं लिया गया। आपने कहा कि जी हमने फिजिकल रिमांड नहीं लिया और जुडिशियल लिया। फिजिकल रिमांड अगर हम लेते तो आप कहते कि जी, या लोग कहते जो पार्टी की जुड़ी बात होती कि जी प्रॉब्लली फिजिकली इनको मनवाया जा रहा है। वी हैड सफिशिएंट प्रूफ, सफिशिएंट एविडेंस। जब आपका सफिशिएंट प्रूफ और एविडेंस हो तो आप यू डोंट माइंड के लिए बेशक जुडिशियल रिमांड में चला जाए। फिजिकल रिमांड की उसमें जरूरत होती है जब आपके पास कोई सबूत नहीं है, कुछ नहीं है, आपने इन्वेस्टिगेट करना है, और इस सूरत में यकीनन किसी से ये बनाया जा रहा है, ये बनाया जाता है कि फिजिकल रिमांड ले लिया गया, अब जो कुछ नहीं है वो भी डाल दिया जाएगा। हमें नहीं लगा कि फिजिकल रिमांड लेके इसको और कम्प्लीमेंट करें और इल्ज़ाम लेके फिजिकली टार्चर करने वाला खासा या मनवा कर रखा गया, तो वी आर वेरी क्लियर ऑन दैट। अब जबकि शहरयार आफरीदी साहब का कहना था कि राना सनाउल्लाह के खिलाफ तमाम सबूत मौजूद हैं जिन्हें अदालत में पेश किया जाएगा, लेकिन इस केस में मुलव्विस अफराद की जिंदगियों और मुल्जिमान के फरार होने के खदशे के पेश नज़र उसे सामने नहीं लाया जा रहा है। इसमें तमाम मुलव्विस लोग हैं, अगर उनकी औलादों को कल हो जाए, कौन आप में से कोई जिम्मेदारी लेगा? खुदा के लिए प्लीज़, ये किसी की ज़िंदगी का सवाल है, एक का नहीं, इनसे बहुत सारे, और इनसे जुड़े हुए जो नाम हैं, आज हम आपको सारी डिटेल दे दें तो वो तो कल को पता चले सारे बाहर जाने चले जाएं। ये सेंसिटिव इशू है, इसमें कौम को आगाह करना है कि अब होली हाउस कोई नहीं है। अब ये एक अहम बात है कि अगर इस केस से मुंसलिक मुल्जिमान के फरार का खदशा है तो ये क्यों कहा गया कि शवाहिद पूरे थे इसलिए जिस्मानी रिमांड की ज़रूरत नहीं थी, और अगर शवाहिद पूरे हैं तो इस केस से मुंसलिक लोगों को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, और अगर उनकी गिरफ्तारी के शवाहिद पूरे नहीं हैं
तो हर केस में एएनएफ रिमांड लेता है, इसमें क्यों नहीं लिया गया? राना सनाउल्लाह से मजीद इन्फॉर्मेशन, मजीद लोगों के बारे में क्यों नहीं ली गई? दूसरी तरफ ये सवाल भी उठता है कि एक मुलजिम की मंशियात के साथ तस्वीर सामने आने से तफ्तीश कैसे मुतासिर हो सकती है? वो बैग जो राना सनाउल्लाह से बरामद हुआ, उसकी तस्वीर आने से तफ्तीश कैसे मुतासिर होगी? जो हेरोइन का पैकेट बरामद हुआ, वो सामने आने से तफ्तीश कैसे मुतासिर होगी? और अगर तफ्तीश मुतासिर हो जाती है तो माजी में मुलजिम और मंशियात की तस्वीर हर केस में क्यों जारी की जाती रही हैं? इसी तरह सहाफ़ियों से गुफ्तगू में और डीजी एएनएफ आरिफ मलिक ने राना सनाउल्लाह के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर से मुतालिक भी सवालों के जवाब दिए। उनका कहना था कि एफआईआर में वही कुछ लिखा गया है जो हक़ाइक़ है। एफआईआर में बैग को जिस तरीके से हुआ, जब उनको पॉइंट आउट किया गया, बैग तो किया। अब इशू ये है कि शायद ये कुछ लोगों को आड़ लग रही हो, लेकिन अगर उसको छत पे रखना है तो आड़ लग रही है। अगर आपने खुद बनाकर लिखनी है तो जो मर्जी आप लिख लें, व्हाटएवर इज रिटन इट इज ऑन द फैक्ट। अब यहाँ भी एक अहम बात यह है कि इस एफआईआर में एक नीले रंग के सूटकेस का जिक्र है। एएनएफ के डिप्टी डायरेक्टर उज़ैरुल्लाह की मुद्दत में दर्ज की गई एफआईआर के मुताबिक एएनएफ की टीम को मुखबर से इतला मिली कि रुकने कौमी असम्बली राना सनाउल्लाह, जो कि मंशियात स्मगलिंग में मुलव्विस है, भारी मिकदार में मंशियात अपनी गाड़ी में छुपाकर ज़ाती स्क्वाड के हमरा लाहौर स्मगल करने की कोशिश करेगा। इस इतला पर एक रेडिंग पार्टी तश्कील दी गई और लाहौर के नज़दीक मोटरवे पर 2 गाड़ियों को रोका गया। दोनों गाड़ियों में 3 अफराद मौजूद पाए गए। एफआईआर के मुताबिक लैंड क्रूजर में पिछली नशिस्त पर मौजूद राना सनाउल्लाह से गवाहों के रूबरू मंशियात से मुतालिक पूछा गया तो उन्होंने अपनी पिछली सीट के पीछे रखे एक नीले सूटकेस में हेरोइन की मौजूदगी तस्लीम करके सूटकेस की खुद जिप खोलकर हेरोइन की निशानदेही कर दी। अब यहाँ पर गवाह भी एएनएफ के अपने ही एहलकार हैं। एफआईआर के मुताबिक थाने पहुंचकर हस्ब-ए-ज़ाब्ता कार्रवाई का आगाज़ किया गया और गवाहों और मुल्जिमान के रूबरू हेरोइन को सूटकेस से निकालकर वजन किया गया तो 15 किलोग्राम उसका वजन था। अब एफआईआर के मुताबिक राना सनाउल्लाह ने गाड़ी में मौजूद नीले रंग के सूटकेस में मौजूद हेरोइन की खुद निशानदेही की और उसके बाद जब राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई तो उस वक्त उनके जो एहलकार साथ मौजूद थे, उनके जो गार्ड थे, उनसे हाथापाई हो गई और फिर बाद में उनकी गिरफ्तारी हो गई। लेकिन राना सनाउल्लाह की एहलिया ने गुज़िश्ता रोज़ हमारे प्रोग्राम में ऐसे किसी बैग की मौजूदगी से इनकार किया और वो गुफ्तगू बताई जो राना सनाउल्लाह ने एएनएफ हुक्काम के सामने उनसे की। मुझे राना साहब ने नहीं कुछ भी बताया। उन्होंने मुझे पूछा कि खैरियत है, किसके साथ आई हो ऐसे, तो इन्होंने कहा राना साहब बताए ना कि बाजी को आपको हीरोइन भी मिली है आज आपसे। कहते हैं इनसे 15 किलो हीरोइन मिली है और इनकी गाड़ी से मिली है। तब राना साहब बोले कि नहीं ये झूठ है, ये मेरी गाड़ी से नहीं मिली। ये जब हम लोग इस ऑफिस में आके बैठे हैं तो आपने मेरे टेबल के पास ला के रखी है और आपने तब कहा कि ये राना साहब आपका बैग है। आपने कहा नहीं ये मेरा बैग नहीं है। नीले रंग का बैग था, एफआईआर कहती है। आपने नीले रंग का बैग देखा कि राना सनाउल्लाह साहब कैरी करते थे या वो लेके जाते थे? कोई मैंने तो कोई ना गाड़ी में बैग देखा है और ना कोई ऐसी चीज़ देखी और राना साहब बिल्कुल डिनाई कर रहे थे कि ये बैग मेरा नहीं है। अब ये मामला अहम है। अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात के सीनियर रहनुमा पर मंशियात रखने का इल्ज़ाम है। इस हवाले से शहरियार अफरीदिया न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान मुसलसल कस्में खाकर कहते रहे कि जिस तरह उन्होंने तजावुज़ात करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की, इसी तरह ही इन लोगों पर भी हाथ डाला है। मैं सबसे आपसे कहता हूँ, सबसे ज़्यादा नज़र मुझ पे रखें। मैंने अल्लाह को जान देनी है। ये कोई किसी एजेंडा, किसी को प्रमोट करना, अगर ये होता तो मैं इंक्रोचमेंट में और अब इन लोगों पे हाथ डालता। प्लीज़ खुदा के लिए पर्सनल ना बने, मेरिट पे आएँ, मेरिट पे बात करें। अब ये दिलचस्प बात है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कह रहे हैं कि उनका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं, तहरीक इंसाफ की हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन उनके ही वज़ीर शहरियार अफरीदी ने दावा किया है कि उन्होंने ये कार्रवाई की, जबकि 3 दिन पहले जब राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार किया गया तो इस गिरफ्तारी से ही लाइल। अभी यहाँ कैंप आते हुए मुझे इस चीज़ का पता चला और मैंने डीजी एएनएफ साहब से इस बारे में रिपोर्ट मांगी है, तो इसकी रिपोर्ट आएगी। जैसी रिपोर्ट आएगी मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। कार्रवाई हुई तो पता ही नहीं था। आज कस्में खा के कह रहे थे कि जिस तरह मैंने तजावुज़ात के खिलाफ किया उसी तरीके से इन लोगों पर हाथ डाला है। आज शहरियार अफरीदी ने मंशियात के खिलाफ कार्रवाई ना करने पर माजी की हुकूमतों पर भी तनकीद की। उनका कहना था कि अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक मंशियात से मुंसलिक लोगों को इबरत का निशान बनाएंगे। क्या ये पाकिस्तान की माजी की हुकूमतों ने इस चीज़ को प्रमोट किया? प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन है कि ज़ीरो टॉलरेंस, जो भी इस नासूर मनशियात के साथ किसी कैपेसिटी में उसका रोल होगा उसको हम एग्जाम्पल बनाएंगे। अब शहरियार अफरीदी ने मंशियात के खिलाफ कार्रवाई ना करने पर गुज़िश्ता हुकूमतों पर तनकीद की और क्रेडिट लिया, जबकि इस हवाले से DGNF ने उन्हीं के साथ बैठकर इदाद-ओ-शुमार जो पेश किए वो दिलचस्प थे, क्योंकि DGNF का कहना था कि गुज़िश्ता साल 300 मेट्रिक टन मंशियात पकड़ी गई थी, जबकि रवा साल 100 मेट्रिक टन मंशियात पकड़ी।
पिछले 3-4 साल से ANF का हाईएस्ट सीजन है इन द वर्ल्ड। हमने पिछले साल 300 मेट्रिक टन से ज़्यादा ड्रग्स पकड़ी, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यू $4 बिलियन से ज़्यादा है। इस साल जून तक हमने 100+ मेट्रिक टन पकड़ी, जो कि वर्थ $2 बिलियन से ज़्यादा है उसकी। और गुज़िश्ता साल नून लीग की हुकूमत थी, जिस पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत से 3 गुना ज़्यादा मंशियात पकड़ी गई। DGNF ने खुद शहरियार आफरीदी के साथ बैठकर बताया, मगर शहरियार आफरीदी इसे अपनी हुकूमत की कामयाबी करार देते रहे और गुज़िश्ता हुकूमतों पर तनकीद करते रहे और कहते रहे अब जो कार्रवाई हो रही है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक है। इन तमाम बातों पर, ये जितने भी सवालात उनकी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठे हैं, उन पर बात करने के लिए हमने शहरियार आफरीदी साहब से रब्ता किया, प्रोग्राम में आने की दावत दी, लेकिन उन्होंने किसी और वक्त में आने का कहकर मौजूद कर दिया। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने अपने दौर में बज़ाहिर बहुत मकबूल फैसले किए, जिस पर कुछ लोग तो खुश होते थे, लेकिन बाद में उन फैसलों ने मईशत को बहुत नुकसान पहुंचाया। और ये मकबूल नज़र आने वाले और मीडिया की हेडलाइंस बनने वाले फैसले अब ना फ़ायदेमंद साबित हो रहे हैं और ना ही कानूनी तकाज़ों पर पूरा उतर रहे हैं। खुद सुप्रीम कोर्ट इन फैसलों को एक एक करके कलअदम करार दे रही है। एक ऐसा ही केस मोबाइल फ़ोन कार्ड्स पर टैक्सेस की मुअत्तली का था, जो 13 जून 2018 को साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने सुनाया, मगर 24 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को कलअदम करार देते हुए मोबाइल टैक्सेस को बहाल किया, जबकि गुज़िश्ता रोज़ इसका तफसीली फैसला जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा, जस्टिस फाइज ईसा और जस्टिस एजाजुल एहसन इस केस की समाअत कर रहा था। जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस केस में इख्तलाफी नोट लिखा, जबकि चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा और जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मुत्तफिका फैसला के साथ साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के फैसले को कलअदम करार दिया। अक्सरियती फैसला जस्टिस फाइज ईसा ने लिखा, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार नहीं था कि वो आर्टिकल 184(3) के तहत टैक्स के निफाज और उसके हुसूल के दुरुस्त होने या ना होने का तयन करे। आइन के आर्टिकल 184(3) को सिर्फ उस वक्त लागू किया जा सकता है जब मामला मुफादे आमा का हो और जिसमें बुनियादी हुकूक के निफाज की ज़रूरत हो, लेकिन इस केस में इन दोनों ज़रूरी मामलात को नहीं देखा गया। इसलिए आर्टिकल 184(3) के तहत इस अदालत का दायरा कार लागू नहीं होता। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने फैसले में लिखा कि टैक्स कानून साजों ने कवानीन को मद्देनजर रखते हुए नाफिज किए हैं और ये कानून साज आइन के तहत ऐसा करने का इख्तियार रखते हैं। जो टैक्सेस लगाए गए वो 6 कवानीन के तहत लगाए गए, उनमें इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, खैबर पख्तूनख्वा फाइनेंस एक्ट समेत पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान का सेल्स टैक्स एक्ट शामिल है। ये सारे कवानीन और इनसे मुतालिका शिकों को जिसके तहत टैक्सेस का निफाज किया गया, उन्हें किसी भी मुतालिका अदालत ने कानून साजों के इख्तियार से बाहर करार नहीं दिया और ना ही ये 6 कवानीन आइन की किसी भी शिक की खिलाफ वर्जी करते हैं। इसलिए टैक्सेस के निफाज और इसके हुसूल को मुअत्तिल नहीं किया जा सकता। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने तफसीली फैसले में लिखा कि सुप्रीम कोर्ट अपने दायरा कार के तहत आर्टिकल 184(3) में उसी इख्तियार का इस्तेमाल करती है जो हाई कोर्ट आर्टिकल 199 के तहत अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करता है और इसमें वही शराइत और हदूद और क़यूद हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने फैसले में लिखा कि आइन के आर्टिकल 199 की शिक 4 कहती है कि अदालत उस वक्त तक कोई उबूरी फैसला जारी नहीं कर सकती जब तक मुकर्रर करदा कानूनी अफसर को नोटिस ना कर दिया जाता और इस कानूनी अफसर को सुनने का मौका नहीं मिलता। साथ ही अदालत को अपने उबूरी फैसले से पहले तहरीरी तौर पर अपनी वजूहात बतानी पड़ती हैं। अलबत्ता जो 11 जून 2018 को फैसला हुआ जिसमें टैक्सेस के हुसूल और उसके निफाज को मुअत्तिल किया गया, उसमें तहरीरी तौर पर कोई वजह नहीं बताई गई। जैसे काजी फाइज ईसा ने अपने फैसले में लिखा कि आर्टिकल 184(3) के तहत अदालत के असल दायरा कार को सिर्फ सुप्रीम कोर्ट लागू कर सकती है, ना कि ह्यूमन राइट सेल का डायरेक्टर जनरल ऐसा कर सकता है। साथ ही ना नोट से ना ही शिकायत से ये मालूम हो सका कि शिकायत कुनंदा कौन है और ना ही ये तय हो सका कि वो कौन से बुनियादी हुकूक हैं जिनके निफाज की ज़रूरत है। आइन के मुताबिक टैक्सेशन से तहफ़्फ़ुज़ बुनियादी हुकूक में नहीं आता। इसमें काजी फाइज ईसा ने लिखा कि पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियों ने अपनी खुद मुख्तारी और बुनियादी इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए टैक्स के इन 6 कवानीन को वज़ा किया और सुप्रीम कोर्ट के अपने दायरा कार का इस्तेमाल करते हुए पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियों के इख्तियारात को मजरूह नहीं करना चाहिए। इन पर 6 कवानीन के तहत जो टैक्सेस नाफिज किए गए, हासिल किए गए, उन्हें खर्च भी लोगों के फ़ायदे के लिए किया गया। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि ये चीज़ें लोगों के मुफाद के खिलाफ हैं। जिस काजी फाइज ईसा ने अपने फैसले में लिखा कि 13 जून को मोबाइल टैक्स हतमी फैसले तक मुअत्तिल कर दिए गए और ये केस फिर दोबारा 16 अक्टूबर को समाअत के लिए लगाया गया, जिसे बाद में दोबारा रीलिस्ट कर दिया गया और 6 माह बाद 27 मार्च 2019 को इस केस की लिस्टिंग हुई। इस बड़े दौरानिये तक
टैक्स के हुसूल की मौतरी से वफाकी और सूबाई हुकूमतों को तकरीबन 100 अरब रुपए का नुकसान हुआ। हम इस बात से मुतमईन नहीं कि टैक्स के कवानीन की आइन की खिलाफवर्जी करते हैं, इसलिए टैक्स की रिकवरी को बहाल किया जाता है, मगर मोबाइल कंपनियों को ये इजाज़त नहीं कि वो कोई सर्विस चार्ज लगाएं। और जहां तक कंपनियों की इन खदशात का ताल्लुक है कि टैक्स मुअत्तली से लेकर बहाली के दौरानिया के टैक्सेस उनसे वसूल ना कर लिए जाएं, तो इस मामले पर वफाक और सूबाई कानूनी अफसरान ने उन पर कोई कसूर नहीं डाला। इस पूरे मामले में टेलीकॉम कंपनियों ने सिर्फ फैसले पर अमल दरामद किया। ये नाइंसाफ़ी होगी कि ये कंपनियां इस नुकसान का इजाला करें। ये था जस्टिस काजी फाइज़ ईसा का फैसला, जिससे जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने भी इत्तफाक किया, जबकि 3 रुकनी बेंच के रुकन जस्टिस एजाजुल हसन ने इख्तिलाफी नोट लिखा और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इख्तियारात का दुरुस्त और मुनासिब इस्तेमाल किया। बहरहाल ये इख्तिलाफी नोट था जो कानूनी शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता। हमारे साथ कामरान मुर्तज़ा साहब मौजूद हैं, साबिक़ सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। कामरान मुर्तज़ा साहब, आप समझते हैं कि अब आहिस्ता आहिस्ता जो बहुत ज़्यादा तनकीद होने लगी थी कि साकिब निसार साहब पॉपुलैरिटी के लिए, मकबूलियत के लिए वफाक को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, अरबों 100 अरब रुपए का नुकसान इस फैसले की वजह से हो गया, फिर वो डैम फंड में लग गए और दूसरे मामला, अब सुप्रीम कोर्ट आहिस्ता आहिस्ता उस प्रेसिडेंस को रिवर्स कर रही है, अपने इख्तियारात का तयन कर रही है, जो कोर काम है सुप्रीम कोर्ट का फैसला साजी, केसेस को तेजी से निपटाना, उसकी तरफ जा रही। देखिए, ये एक दरख्वास्त आई थी, अनानिमस एप्लीकेशन थी और उसी दिन इसको एक नंबर दे दिया गया था 1887 ऑफ 2018। किसी ने अपना नाम लिखने की भी जहमत नहीं की थी और इसमें इस हवाले से मोबाइल कंपनियों के हवाले से, टैक्सेशन के हवाले से उसने कुछ क्वेश्चन रेज़ कर दिए थे। उसी दिन नंबर लगा, उसी दिन जो है ना वो आगे हुआ और उसके बाद दिन इस पर फैसला आ गया। एक चीज़ जो समझने की है, मामला प्योर जो है ना वो यहाँ पे लीगल है। 184(3) में इस पे इख्तियार उन्होंने इसको इस्तेमाल किया। 184(3) को अगर हम समझ लें तो उसमें बात बड़ी आसान हो जाती है। 184(3) कहता है कि आर्टिकल 199 के अहकाम पे असरअंदाज हुए बग़ैर अदालत उज़्मा को अगर वो ये समझे, ये आगे अहम है, हिस्सा दोम के बाब 1 के ज़रिए तफवीज़ शुदा बुनियादी हकूक़ में से किसी हक़ के निफाज के सिलसिले में अवामी अहमियत का कोई सवाल दरपेश है, मज़कूरा आर्टिकल में बयान करदा नोयत का कोई हुक्म सादर करने का इख्तियार होगा। यानी ये इसमें जो ख़ास बात है वो हिस्सा इस कॉन्स्टिट्यूशन का जो चैप्टर 2 है, अपना हिस्सा 2 है और बाब 1 है, इसमें जो अपना जो आर्टिकल्स हैं वो उस हवाले से जो ना ये इख्तियार इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वो आर्टिकल शुरू होते हैं, हिस्सा 2 शुरू होता है आर्टिकल 7 से और ख़त्म होता है आर्टिकल 28 पे। अगर तो इस आर्टिकल 7 से शुरू करके, बल्कि रादर 8 से, क्योंकि बाब 1 भी उसमें कहा है, तो 8 से लेके 28 तक उसमें 2 जो है ना वो 19A और 25A भी हैं, तो ये 23 आर्टिकल्स बनते हैं। अगर 23 आर्टिकल्स में कहीं पे जो है ना वो इख्तियार इनको हासिल था तो वो उसमें जो है ना वो उसको डिक्लेयर कर सकते थे इस टैक्सेशन को। अगर नहीं, ये बात नहीं है कि टैक्स अच्छा है या नहीं है, पॉपुलर फैसला यकीनन वो था, ये पॉपुलर फैसला नहीं है, मगर ये 8 से लेके 28 तक अगर ये फॉल करता है तो देन जो है ना वो उनके इख्तियार समात में था, और 8 से 28 तक में अगर फॉल नहीं करता तो उनके इख्तियार समात में नहीं था। तो उन्होंने भी बाकी चीज़ों को छेड़े बगैर जो है, काजी फायज़ ने इसमें यही लिखा है कि ये 8 से 28 जो ये जो हिस्सा 2 है इसका कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर बाब 1 जो है, इसमें फॉल नहीं करता, और इसमें उन्होंने किसी और चीज़ को टच किए बगैर ये कह दिया क्योंकि इसमें फॉल नहीं करता तो इसलिए 184(3) में नहीं लिया जा सकता था। और चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने जो है ना वो उनके साथ एग्री किया है, एजाजुल हसन साहब ने उनके साथ डिसएग्री किया है। उन्होंने कहा कि कोई कदगन नहीं लगाई इसलिए ये इख्तियार हमें हासिल है, मगर मेरा ख्याल है कि इसमें कदगन मौजूद है। उन्होंने ये बाब 2 और जब उसका हिस्सा 2 और बाब 1 जो लिख दिया है उसमें, तो उसी में मौजूद आर्टिकल के हवाले से वो देखना है, वो टच स्टोन इसका वही था। और मेरा ख्याल है कि रिव्यू में ये मुनासिब फ़ैसला हो गया है। गो कि अक्सरियती है, एक जज साहब एक तरफ है, 2 जज साहबान एक तरफ है, मगर ये मेरा ख्याल है कि ये दस्तूर के फैसला है। अगर ये दस्तूर के मुताबिक है तो आप समझते हैं कि जैसे साकिब निसार ने, चाहे वो डैम फंड का मामला हो, जुर्माने की रकम को वो सज़ा के तौर पर डैम फंड में करने लगे, डैम फंड पर सारा फोकस हो गया, कर्ज उतारूंगा, डैम बनाऊंगा, मेरे 2 मकसद हैं, अदालती कार्रवाई पर उनका फोकस कम रहा, इतने के इश्तिहार चल गए, डैम फंड में इतने पैसे नहीं आए, फिर ये फैसला जिससे अब सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि 100 अरब रुपये का हुकूमत को नुकसान हो गया, तो कानून को पसे पुश्त रखकर उन्होंने अपनी ज़ाती मकबूलियत के लिए फ़ैसले किए, और जिसको अब अगर सुप्रीम कोर्ट रिवर्स कर रही है और तयन कर रही है हुदूद व क़यूद का 184(3) का, तो बिल्कुल दुरुस्त कर रही है, अब दुरुस्त सिमत में जा रही है।
दो लोगों ने जो है वो बहुत सख्त नुकसान पहुंचाया है। एक तो जिनका आप नाम ले रहे हैं और इससे पहले एक और नाम जिन्होंने भी सो मोटो में जो बहुत बड़ी बुनियाद रखी थी, इन दो हज़रात ने इस मामले में इस हवालों से जो है वो बहुत कुछ जो ना अपसेट कर दिया है। और वो पहले वाले साहब के जो है ना वो उसके नतीजे में जो जजेस गए थे उसको भी पाकिस्तान आज तक भुगत रहा है। और ये इसमें जो कुछ हुआ, ये जो पॉपुलर डिसीजन ये किस वक्त किए जाते हैं, ये सो मोटो क्यों किए जाते हैं, इसके पीछे भी एक साइकी है। साइकी ये है कि उस वक्त जो है ना वो कहीं ना कहीं उनके जहन में ये होता है कि कोर्ट के हवाले से कोई ऐसा जो है ना उसका ग्राफ जो है शायद कोई नीचे जा रहा है, तो वो फिर वो पॉपुलर साइड पे चल पड़ते हैं और फिर वो पॉपुलर साइड पे जाके वो अपने आप को अवाम में मकबूल बनाने की, ये अदालतों का काम नहीं है कि अवाम में मकबूल हो या ना हो, ये सियासी जमातों का काम है। अदालतों का काम सिर्फ कानून के मुताबिक फ़ैसले करना है। बहुत शुक्रिया का हवाला दे रहे थे उस दौर में जो फैसले हुए प्राइवेटाइजेशन और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स के हवाले से अरबों डॉलर के मुकदमात हुकूमत पाकिस्तान को भुगतने पड़ रहे हैं। साकिब निसार की वजह से नुकसान हुए वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले बता रहे हैं। फाइनली एक डायरेक्शन है जिसमें सुप्रीम कोर्ट बाकायदा तौर पर जो पेंडेंसी के ज़रिए तमाम मुकदमात हैं उनके ऊपर जैसे आसिफ खुसरा का फोकस है, ना सू मोटो की और ना ही मीडिया की हेडलाइंस में वो बातें नजर आती हैं जो माजी में वो करती थी। आपको प्रोग्राम में मुलाकात हो जाएगी।